नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार के अवसर पर लखनऊ राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री दारा सिंह चौहान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने के लिए पधारने का कष्ट करें। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा खबर बता रहे हैं जहां पर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद से शपथ ग्रहण समारोह हुआ। और लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद से लखनऊ के राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। और इस दौरान सभी नवनियुक्त जो मंत्री हैं, 4 नए मंत्री जो बनाए गए हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह यानी उन्होंने शपथ ली अपने पद की गोपनीयता की। और इस अवसर पर कई सारे लोग मौजूद रहे। तो लखनऊ में ये समारोह हुआ जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से शपथ ग्रहण समारोह हुआ। और जो नए मंत्री बनाए गए हैं मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से उसको लेकर के ये शपथ ग्रहण समारोह किया गया और सभी मंत्रियों ने अपने अपने पद की शपथ ली। और रुक करेंगे अगली खबर का। तेलंगाना के संगारेड्डी में रैली का आयोजन किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत करते हुए जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। नमस्कार। आज मैं लगातार दूसरे दिन तेलंगाना में हूं। जितना उत्साह मैं तेलंगाना के लोगों में बीजेपी के लिए देख रहा हूं, उतना ही मेरा विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। आपके इस स्नेह को मैं, आपके इस प्यार को मैं तेलंगाना के विकास के रूप में 2 गुना करके लौटाऊंगा। ये आपका प्यार, ये आपका उत्साह, ये आपके आशीर्वाद मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। ఇది मोदी गारंटी। మోదీ గ్యారంటీ అంటే గ్యారంటీగా పూర్తి అయ్యే గ్యారంటీ। और साथियों, आप भी जानते हैं कि मोदी जो कहता है वो करके दिखाता है। मैंने आपसे कहा था कि हम सब मिलकर भारत को पूरे विश्व में एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।
आज आप देख रहे हैं कि कैसे भारत पूरे विश्व में आशा की किरण बनकर नई ऊंचाई छू रहा है। और मैंने देखा है कि विदेशों में हमारा जो डायस्पोरा है ना, इसमें हमारे तेलुगु भाषी बहुत बड़ी मात्रा में है। और ये हमारे तेलुगु भाषी आज दुनिया में जब वो कहते हैं ना मैं हिंदुस्तान का हूं, उसका भी डंका जम जाता है। होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? साथियों, हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के अंत की बात कही थी, आर्टिकल 370 हटाने की बात कही थी। ये वादा बीजेपी ने पूरा किया कि नहीं किया? करके दिखाया कि नहीं दिखाया? और ये काम इतना बड़ा हुआ है कि आजकल आर्टिकल 370 फिल्में बन रही हैं और बहुत पॉपुलर हो रही है। पहली बार देश में इतिहास की इन विषयों में इस फिल्म के माध्यम से लोगों में रुचि दिखाई दे रही है, इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। साथियों, हमने कहा था कि हम सब मिलकर अयोध्या के भव्य मंदिर में भगवान राम का स्वागत करेंगे। स्वागत किया कि नहीं किया? शान से किया कि नहीं किया? गौरव से किया कि नहीं किया? हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने किया कि नहीं किया? पूरे भारत ने किया कि नहीं किया? दुनिया भर में भारतीयों ने किया कि नहीं किया? मोदी की गारंटी हुई कि नहीं हुई? मोदी ने आपसे कहा था कि भारत आर्थिक तरक्की का नया अध्याय लिखेगा। आज दुनिया की सबसे तेजी से विकास होने वाली, विश्व की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी हमारा हिंदुस्तान है कि नहीं है? अब मैं आपको ये पूछूं, क्या मोदी की गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? मोदी की गारंटी का मतलब पक्का है कि नहीं है? अब मैं आज आपको ये गारंटी दे रहा हूं, लिख लीजिए। आज मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, अगले कुछ वर्षों में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे। और ये वादा भी पूरा होगा क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। और आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, మోదీ గ్యారంటీ అంటే గ్యారంటీగా పూర్తి అయ్యే गारंटी। साथियों, आज जब मोदी आपसे और आपके परिवार को दी गई गारंटी को पूरा करने में लगा है, तो कांग्रेस
और उसके साथ ही मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। तो पीएम मोदी को सुन रहे थे आप। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के जलगांव में युवा सम्मेलन को संबोधित किया है। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, सुनिए। मैं मोदी जी की गारंटी आपको बताने आया हूं। मोदी का गारंटी है, तीसरा टर्म दे दो, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। और मित्रों, मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर स्पेस से लेकर सेमीकंडक्टर तक, डिजिटल से लेकर ड्रोन तक, एआई से लेकर वैक्सीन तक और 5G से लेकर फिनटेक तक हर क्षेत्र में मेरे युवाओं के लिए दरवाजे खोलने का काम इस देश के नेता नरेंद्र मोदी जी। मित्रों, गलती मत करना। आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपका बायोडेटा कोई देखेगा या नहीं देखेगा? देखेगा या नहीं देखेगा? कितने मार्क्स आए हैं, एसएससी में क्या हुआ, 12th में क्या हुआ, फाइनल एमबीबीएस में क्या हुआ, देखेगा या नहीं? तो आपको देश का प्रधानमंत्री बनाना है, बायोडेटा देखोगे या नहीं देखोगे? देखोगे क्या नहीं देखोगे? बायोडेटा देख लेना। आपकी चॉइस केवल और केवल नरेंद्र मोदी होगी और कोई नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी के पास 10 वर्ष का हिसाब भी है और नरेंद्र मोदी के पास 25 साल का विजन भी है। मित्रों, ऐसा नेता बार बार नहीं मिलता है देश को आगे बढ़ाने वाले। मित्रों, युवाओं के लिए इस देश के अर्थतंत्र को मोदी जी ने आगे बनाया। वैश्विक मानचित्र पर भारत आज ब्राइट स्पॉट बनकर उभरा है। भारत में विगत 10 साल में हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खोलने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। हर दिन 2 नए कॉलेज खोले हैं। हर दिन 55 पेटेंट और 600 ट्रेडमार्क रजिस्टर हुए हैं। हर दिन 1.5 लाख युवाओं को मुद्रा लोन दिए हैं। हर दिन 10 साल तक हर दिन 37 नए स्टार्टअप बने हैं। हर दिन 16,000 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं। हर दिन 3 सस्ती दवाई की दुकान खोली है। हर दिन 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाया है। हर दिन 50,000 गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर दिया है। हर दिन 75,000 लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। और हर सेकंड 10 साल तक हर सेकंड एक गरीब के घर में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं तो पवार साहब को कहता हूं, पवार साहब, मोदी जी को 10 साल हुए, ये 50 साल से महाराष्ट्र की जनता आपको ढो रही है, सहन कर रही है। 50 साल छोड़िए, 5 साल का हिसाब दे दीजिए जनता को। मैं तो 10 साल का हिसाब लेने आया हूं। मित्रों, आज मैं युवा साथियों को बताने आया हूं, मित्रों, इस दुनिया में डर के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ ताकत ही दुनिया में सम्मान दिलाती है। तो अमित शाह को सुन रहे थे आप। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद बीजेपी मुख्यालय नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, सुनिए। इसलिए बुलाने की आवश्यकता हुई कि क्या भारत की आइडेंटिटी को बदनाम करना इंडिया गठबंधन की फितरत बन गया है? क्या भारतीय आस्था को अपमानित करना उनका पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है?
क्या भारतीय संस्कृति और संस्कार को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना उनका पॉलिटिकल एजेंडा है? ये बात हम बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं। इट इज एविडेंट दैट इंसल्टिंग इंडियाज इथॉस, publicly humiliating Hindu gods, and questioning the very idea of India has become the hallmark of the political agenda of the India Gadbandhan. और इसका एक कारण क्या है कि जो डीएम के उनके एलआई हैं, उनके एक मंत्री कल गए थे सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ के लिए। बाकी उनका मैटर सब जुडिस से मुझे टिप्पणी नहीं करने की। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही कि यू टेक अनड्यू लिबर्टी विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड यू कम टू द सुप्रीम कोर्ट। स्टालिन ने क्या क्या बोला था आपको मालूम है। उनके दूसरे पार्टी के नेता ए राजा हैं, उन्होंने एक भाषण दिया है। मोदी जी पर क्या बोला है मैं अलग से आऊंगा, लेकिन वो जो बात कहना चाह रहे हैं, इंडिया इज नॉट ए नेशन, अंडरस्टैंड दिस वेल, इंडिया इज नेवर ए नेशन, वन नेशन मीन्स वन लैंग्वेज, वन ट्रेडिशन, वन कल्चर, देन ओनली इट इज नेशन। इंडिया इज नॉट ए नेशन बट ए सब कॉन्टिनेंट। ये माओवादी विचारधारा है, आपकी जानकारी के लिए। तमिल इज वन नेशन, उड़िया इज वन नेशन। फिर कहते हैं इफ दिस इज योर जय श्री राम, इफ दिस इज योर भारत माता की जय, वी विल नेवर एक्सेप्ट दैट जय श्री राम एंड भारत माता। तमिल डोंट एक्सेप्ट, यू गो एंड टेल वी आर एनिमीज ऑफ राम। हमने उनके तमिल भाषण का पूरा अनुवाद मेरे पास है, मैं रिपीट कर रहा हूं। इफ दिस इज योर जय श्री राम, इफ दिस इज योर भारत माता की जय, वी विल नेवर एक्सेप्ट दैट जय श्री राम एंड भारत माता की जय। तमिलनाडु वोंट एक्सेप्ट, यू गो एंड टेल वी आर एनिमीज ऑफ राम। ये महाशय वही है जो 2G घोटाले में भयंकर आरोपी थे। लोअर कोर्ट का एक फैसला आया है, which in my considered view as a student of law is a seriously questionable judgment. अपील पेंडिंग है, आप जानते हैं, उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में। और मैं उस महकमे का मंत्री रहा हूं, तो ये जो मंत्री थे तो क्या क्या इन्होंने किया काफी जानकारी है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये टिप्पणी उनके एक नेता की है, इसके पहले स्टालिन की थी, वो एमपी भी है, संविधान की शपथ ली है। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी से, सोनिया जी से, प्रियंका से, खरगे साहब से, आप इसको सही मानते हैं? क्योंकि आपको मोदी जी को हटाना है, इसलिए उनको गाली पड़ते हैं, अलग विषय है। लेकिन ये जो शब्द वी आर एनिमीज ऑफ राम, क्या इससे आप एग्री करते हैं? इफ यू से भारत माता की जय, वी विल नेवर एक्सेप्ट इट। मैंने सुना है राहुल गांधी आज उज्जैन जा रहे हैं महाकाल का दर्शन करने। तुम्हारे संजय मयूख जी बहुत बड़े भक्त हैं महादेव के, हम लोग भी हैं। तो वहां जाकर के तो महादेव की स्तुति करेंगे ना राहुल गांधी, जय महादेव बोलेंगे ना? तो बोलेंगे तो इसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग दिखावे के लिए जाते हैं मंदिर में, और भारतीय आस्था, भारतीय ईश्वर की पद्धति, हमारे संस्कार, इन सबों का अपमान करते हैं या खामोश रहते हैं। यह है बड़ा सवाल। इसलिए ये इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति, या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। तो क्या कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी किसी हद तक जाएंगे?
और एक बड़ा संवैधानिक सवाल मैं उठाना चाह रहा हूं। एक संविधान की बहुत दुआई देते हैं। सोमवार को थाना बादलपुर क्षेत्र के ग्राम अच्छेजा स्थित वेयर हाउस में रैक गिर गया था, जिसके बीच में फंसने से गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले 28 साल के मनीष की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में अब आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। के अच्छेजा में एक वेयर हाउस में रैक गिरने से एक युवक मनीष की मृत्यु हो गई। आज मृतक का पोस्टमार्टम हो रहा है। इस प्रकरण में और सियोल में कोरिया नेशनल डिप्लोमेटिक अकादमी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संबोधित किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। If I look at the Indian practice, you have a very flexible engagement of not only the United States and Western countries, but also the Russia and then the global South and then the Southeast Asian countries and Middle East. So what is the secret? How can you manage all this, the diplomatic affairs very flexibly like that? First of all, thank you once again, Chancellor, for the opportunity to speak here. So, your question, if we are all more inclined to work with like-minded countries, how do you work with so many more? I think if you like the world, you have more like-minded countries. So we like the world. We look at different parts of the world, and I think the natural instinct for us is to find something common there. So there would be parts of the world where, and each one is one facet of our personality or our character. So there would be countries, let us say, where being a democracy, being a market economy would be a connection. There would be countries where in a post-colonial world, having gone through a colonial experience, let us say with a large part of the global South, would be a connection. There would be countries where there might be something in our history. You can apply this to regions, let us say in Central Asia or the Gulf. There would be cases where we actually might, over a period of time, we have built habits of cooperation because our interests have harmonized over a period of time. So think of it in a way like a person, a country like a person. If you want to have the optimal existence, you want to be on good terms with as many countries. Ideally, they say the best diplomacy is a zero problem situation. Now in real life, nobody gets a zero problem outcome. तो अपना उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।